So the questions that we want to discuss, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बोला कि जहाँ पर हम लोग ये मान रहे हैं कि बेसिकली एटम जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 36 था HCV का, राइट, जहाँ पे अपन ने माना कि एटम भी रिकॉइल करेगा, राइट। तो वो क्वेश्चन यदि आप लोगों ने पढ़ लिया तो ये देख लीजिए, थोड़ा सा क्लियर कम है। Right, so when a photon is emitted by hydrogen atom, photon carries momentum with it. Calculate the momentum carried by the photon when hydrogen atom emits wavelength of this value. Alright. So, with what speed does the atom recoil during this transition? Take the mass of this, find the characteristics of the recoil of the atom. तो मैं इस आइडिया को पूरा डिस्कस कर रहा हूँ, सॉल्यूशन आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन इसका आइडिया और उसकी जो मैथ्स होनी चाहिए वो पूरी डिस्कस कर रहा हूँ। राइट, नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चन 36, राइट, बट ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। HCV क्वेश्चन 36, ओके, इसका कॉन्सेप्ट तो देखिए, एटम जो होता है, हाइड्रोजन का एटम, राइट, वो इतनी एनर्जी रिलीज करता है, जो कि अल्टीमेटली आपका जो फॉर्मूला है, राइट, मैं तो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, 13.6 सीधे लिख लेता हूँ, 1/n² माइनस 1/m², यहाँ से आ जाता है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू गैप से इतना एनर्जी ये रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है इन टर्म्स ऑफ फोटोन, वो एनर्जी निकल जाती है। आज तक अपन क्या कर रहे थे, पूरी की पूरी एनर्जी को अभी तक फोटोन की एनर्जी के बराबर कर दे रहे थे, ऑलराइट, क्योंकि हम मान रहे थे कि सारी की सारी जो एनर्जी थी ट्रांजिशन की वो फोटोन को मिल गई। बट यदि ये एटम भी रिकॉइल करता है, लेट्स से इसका मोमेंटम है p, तो ये जो एनर्जी होगी, ये वाली एनर्जी डेल्टा E, जिसको अभी तक हम इसको लैम्डा नॉट कहते थे, अभी तक इससे डील कर रहे थे, ये डेल्टा E जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो जाएगी इस हाइड्रोजन एटम की काइनेटिक एनर्जी में, 12mv² को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस फोटोन की एनर्जी में, विच इज hc/λ। अब मैं इसको लैम्डा नॉट नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि अब तो ये तो तब थी जब पूरी एनर्जी फोटोन को जाती थी, और थोड़ा सा तो डिफरेंस है ना, और ये आगे जा रहा है मोमेंटम h/λ से। तो डिपेंडिंग ऑन अपन क्या निकालना चाहते हैं वो अपन एक क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन से p = h/λ हो जाएगा। तो आप या तो p को h/λ रख दो, h/λ को p रख दो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। p²/2m प्लस p × c माइनस डेल्टा E = 0। अब इसमें हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, किसी को हम कुछ इग्नोर करके किसी तरीके से फास्ट आंसर निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। कैलकुलेशंस वगैरह मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग करिए, नहीं तो सॉल्यूशन पोस्ट हो ही जाएगा, वहाँ देख लीजिए, फिर नहीं होता है तो। फिर मैंने एक क्वेश्चन और कहा था डिस्कस करने को, तो वो भी मैं ले लेता हूँ, ऑलराइट।
तो थोड़ा सा क्लियर प्रिंट मैंने मांगा है। ऑलराइट, ओके, दिस इज अ मच क्लियरर प्रिंट नाउ। 46, ये थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा एडिशन है। An excited hydrogen atom in state n moving with velocity this, it emits a photon in direction of its motion and changes its state to a lower state n. Apply momentum principle conservation to the frequency of the emitted radiation. Compare this with the frequency emitted with the atom were at rest. ठीक है, तो एक तो ये समझ लेना कि ये न्यू नॉट है, राइट। ये न्यू नॉट का मतलब क्या होगा, यहां से मैं शुरू करता हूं। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 46। एटम रेस्ट पे था तब तो एच न्यू नॉट वुड बी इक्वल टू वो जो आपका 13.6 हाइड्रोजन एटम है 1 बाय, कौन सी स्टेट से कौन सी में आ रहा है यार, अच्छा एम में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ एम हो जाएगा। तो इतनी तो एनर्जी वो तब एमिट करता जब रेस्ट पे होता, राइट। तो कई सारी एनर्जी फोटोन के पास चली जाती। अभी कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। ये हाइड्रोजन एटम ये किसी स्पीड यू से चल रहा है, थोड़ी देर बाद ये हाइड्रोजन एटम का कुछ नया वेलोसिटी हो जाएगा, लेट्स कॉल इट v, और ये फोटोन आगे जा रहा होगा, राइट, विद सम न्यू मोमेंटम h बाय लैम्डा, राइट, या तो h बाय लैम्डा लिख लीजिए या लैम्डा आप h न्यू नॉट बाय c की टर्म्स में लिख लीजिए, एक ही बात है, राइट। राइट, ऐसे लिख लीजिए। तो यदि अब अपन एनर्जी की इक्वेशन लिखें तो देखिएगा हाफ mu स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। अब समझदारी की तो बात ये होगी कि इसको अपन इस फॉर्म में ना लिखें, हम लिखें इसको p की फॉर्म में, तो उससे जल्दी हो जाती है कैलकुलेशन। ये मैंने लेक्चर में भी समझा रखा है। इसको आप मोमेंटम जो था p स्क्वायर बाय 2m भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। mu लिखेंगे ये आ जाएगा, फायदा होगा भी देखिएगा। तो ओरिजिनली एनर्जी थी p स्क्वायर बाय 2m प्लस इतनी एनर्जी डेल्टा ई एनर्जी रिलीज हुई, राइट। लेकिन उसने डेल्टा ई की जगह एच नॉट देखा तो एच नॉट लिख लेते हैं। ये सारी एनर्जी कहाँ गई, ये गई इन दोनों के पास, मतलब कि हाइड्रोजन का जो नया मोमेंटम आया प्लस, या मैंने न्यू नॉट लिख दिया यार, ये थोड़ी गड़बड़ हो गया मामला, क्योंकि अब तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, सो सॉरी अबाउट दैट। तो प्लस एच न्यू, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू P1 प्लस एच न्यू बाय सी बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। और सवाल में क्या पूछा गया, कंपेयर दिस विद द फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट एमिटेड इफ द एटम वाज एट रेस्ट। इसको कंपेयर करना है न्यू नॉट के साथ, ठीक है भाई। तो अपन P1 को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, इसमें अप्रोक्सीमेशन थोड़ी सी सोच समझ के लगानी पड़ती है, बस और कुछ नहीं। तो P1 को रिप्लेस किया तो P माइनस एच न्यू बाय सी
का स्क्वायर बाय 2m प्लस h न्यू। This is what we have. अब हमें करना यह है कि इन दोनों का डिफरेंस न्यू नॉट और न्यू का कंपेयर करके निकाल के दिखाना बस। सो पी स्क्वायर प्लस 2m h न्यू नॉट is equal to p square plus h न्यू बाय c का स्क्वायर माइनस 2p h न्यू बाय c प्लस h न्यू। और 2m इधर भी आएगा शायद, राइट। थोड़ा सा यदि हम दिमाग लगा लें तो काम बहुत फास्ट हो सकता है। वो हमने अप्रॉक्सीमेशन मार के आपको सॉल्यूशन में भी दिखा रखी है, तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे सवाल में शायद उन्होंने कंपैरिजन के लिए बोला, राइट। तो कंपैरिजन यदि आप करेंगे आंसर इन्होंने किस फॉर्म में दिया हुआ है, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट। फाइनल आंसर ये दे रखा है, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट 1 प्लस वी बाय सी, राइट। तो अपन को न्यू और न्यू नॉट के डिफरेंस के टर्म्स में सोचने का, उसमें भी आप थोड़ा सा देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि एक्चुअली ये जो वाली क्वांटिटी आएगी स्क्वायर वाली क्वांटिटी, अभी देखेंगे डिफरेंस ही बहुत इतना छोटा आ रहा है, राइट। और ये पी को एम यू रख के सारे एम यू उड़ा दीजिए, तो आपको सिर्फ न्यू नॉट माइनस न्यू के टर्म्स में सोचना पड़ेगा, राइट। तो सॉल्व इट नाउ एंड सी हाउ यू गेट द आंसर, राइट। ये वाली क्वांटिटी को क्या हम छोटा मान के हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते। इस तरह के छोटे छोटे से आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे बस, किसको किसके मुकाबले इग्नोर करें, कैसे करें। फिर हमने आपको एक क्वेश्चन और करने को कहा था, राइट, दैट वाज शीट का था वो, मॉडर्न फिजिक्स की शीट का क्वेश्चन था। एक मिनट, ये होना चाहिए इसमें, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 था S2 का शायद, ये एक्चुअली ओल्ड जेई का क्वेश्चन है। इसमें क्या आ रहा है, न्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिस,
collides with a singly ionized helium atom at rest. ये हीलियम एटम है, इससे न्यूट्रॉन आके टक्कर मार, ठीक है। फिर क्या देखा है, इट इज स्कैटर्ड, इसका मतलब टक्कर के बाद, ये तो बिफोर है, आफ्टर देखेंगे तो न्यूट्रॉन जा रहा है इस तरफ, ये बना, राइट। और हीलियम एटम तो ऑब्वियसली किस तरफ जा रहा होगा, यदि आप थोड़ा सोचेंगे तो समझ में आ जाता कि कुछ तो मोमेंटम इस तरफ रहेगा और कुछ इस तरफ रहेगा। इनफैक्ट इसको मैं पी वाई और इसको पी एक्स लिख लूँ तो ये निश्चित रूप से पी वाई होगा, और जो इनिशियल इसका जो भी मोमेंटम होता उसको मैं √2km लिख लेता हूँ, क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है सवाल में, राइट। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो आपका जो पी एक्स होगा वो पक्का √2km होगा। ये कैसे सोचा, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स। यदि ये इतने मोमेंटम से आया था एक्स में, तो एक्स में यही मोमेंटम बचना चाहिए फाइनली, और वाई में कुछ था ही नहीं, तो बेसिकली कैंसिल हो जाना चाहिए। इसको यूज किया अपन ने, यहां आप देखेंगे तो, राइट। ये इक्वेशन मैं आपको समझा देता हूं कैसे है। तो देखिए, ये आ रहा है ऐसे, हीलियम एटम which is 4m basically, ये हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट, ये कहानी, सॉरी उल्टा बोल दिया, न्यूट्रॉन आके टकरा रहा है हीलियम से, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, लेट्स चेंज इट। Here we go. ये न्यूट्रॉन आ रहा है विद काइनेटिक एनर्जी k, और ये हीलियम से टकरा रहा है, मास m 4m से आकर टकरा रहा है। दिस इज बिफोर। आफ्टर कोलिजन देखते हैं तो न्यूट्रॉन चला गया इस तरफ, राइट। मैं कहता हूँ ये इस तरफ पी वाई से गया मोमेंटम, राइट। और यहाँ पे मोमेंटम के टर्म्स में लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा, √2km से आ रहा। आफ्टर कोलिजन हम देखते हैं, तो आप लंबा करना चाहे तो बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, छोटा करना चाहे तो सबसे अच्छा तरीका, ये पी वाई से गया इधर और ये पी एक्स से गया इधर, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पी एक्स मस्ट बी इक्वल टू √2km। क्यों, डेल्टा पी एक्स ऑफ सिस्टम इज 0, तो एक्स में यही मोमेंटम बचा, और पी वाई तो बराबर है ही सही, उसमें तो मैं क्या लिखूँ। अब यदि हम इक्वेशन लिखें, ऑलराइट, जैसे कि मान लीजिए मुझे हीलियम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम वुड बी इट्स टोटल मोमेंटम अपॉन 2m। टोटल मोमेंटम क्या होगा, पी वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर का √2, और यहाँ जब हम m लिख रहे हैं तो दैट वुड बी मास ऑफ हीलियम, तो ये हो जाएगा 4m। हो गया काम खत्म। कैसे, ओरिजिनली एनर्जी कितनी हमारे पास, ओरिजिनली एनर्जी थी k प्लस कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, सॉरी ये एनर्जी थी बस, रिलीज तो कुछ नहीं हो रही। अब ये एनर्जी कहाँ कहाँ गई, ये एनर्जी गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन में, विच इज सिंपली पी वाई स्क्वायर बाय 2m, और तो कुछ है नहीं इसके पास काइनेटिक एनर्जी, प्लस कहाँ गई हीलियम की काइनेटिक एनर्जी में, वो मैंने ऊपर लिखा पी वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर बाय 8m, राइट।
प्लस यही एनर्जी कहाँ यूज होती है, ट्रांजिशन। तो जरा देख लीजिएगा मैंने क्या लिखा, समझ में नहीं आया तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ से आया फाइनल। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम, ऊपर से आया। एंड दिस इज जो एनर्जी सिस्टम के पास बची, जो कहाँ काम आ गई, एक्साइटेशन के काम आ गई। ये है बस। इसमें px की वैल्यू वो लिखी हुई, py की वैल्यू अननोन है, तो py की वैल्यूज ऐसी रखनी है कि डेल्टा ई जो है वो ट्रांजिशन वाली यूज हो जाए। ये इस सॉल्यूशन में करके दिखा रखा। ये देखिए सॉल्व किया, 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो लेके आया प्लस एक्साइटेशन एनर्जी। तो पूरा का पूरा अपन ने देखिए वी वाई के लिए सॉल्व करके यहाँ तक लिया है, पूरा वी वाई और ये आ गया। अब एक बार वी वाई के लिए सॉल्व करके आ गया तो पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन अपन ने कन्वर्ट कर ली, अलग अलग एक्साइटेशन एनर्जी लिख के जो पॉसिबल है। तो दो ही पॉसिबिलिटी आ रही है, एनर्जी एंड एक्साइटेशन आप निकाल लीजिए कि भाई वो 1 से 2 गया, कौन सी स्टेटमेंट आएगी। दैट ऑफ एटम आफ्टर कोलिजन। तो पॉसिबल निकालते जाइए, एनर्जी एंड एक्साइटेशन क्या क्या आ सकता है वो निकाल लिया। तो 1 से जा सकता है 2, तो 1 से 2 जाने का कितना डिफरेंस हो जाता है, और राइट वो वैल्यू हो सकती है 1। 1 से 3 जाने का हो सकता है एनर्जी का यूज। ऐसे वैल्यू रखते गए यहाँ पर। और कुछ भी नहीं किया इसमें, एनर्जी एंड एक्साइटेशन कैटेगरी पॉसिबल को लगा तो लिख दिया बस, सो सिंपल। तो ये एनर्जी कितनी हो गई, ये हो जाती है बेसिकली 1 से 2 जाना है कि मुझे से याद है 10.2 होती थी हाइड्रोजन के लिए। तो इसके लिए z स्क्वायर करेंगे इंटू 4, तो ये 40.8 आ गया। ये हो जाती थी 12.1 आ जाती थी शायद, मुझे सही याद है तो 09, ये लिखी कोई 09 इंटू 4 हो जाएगी हीलियम के लिए z स्क्वायर से, तो वो यहाँ पर आ गया। और ये बाकी ये वाला नंबर है हाफ एल स्क्वायर से मिला दिया इसको बस। इट्स अ वेरी फेयरली इजी क्वेश्चन, लेकिन सोचने वाला बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने सोचा ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ। राइट, तो आई होप दीज क्वेश्चंस वुड फाइनली सील द डील ऑफ बोर फॉर यू। अब आप पूरी HCV ख़त्म कर लीजिए, और एक्सरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी ख़त्म कर लीजिए, और मॉडर्न फिजिक्स 1 की शीट भी कर सकते हैं। अब आप सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स बचता है तो मैं उसके लिए छोटे मोटे और एडिशंस कर दूंगा विद ऑल दी सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड फ्यू गुड क्वेश्चंस आल्सो। बट मुझे अभी भी ऐसा लगता है फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन में सब कुछ पढ़ा दिया। आई डोंट नो मतलब व्हाई देयर इज सो मच यू एंड क्राई एंड दैट। फिर भी आप लिखेंगे व्हाट्सएप पे तो मैं एग्जैक्टली वही चीज़ कवर कर लूँगा, रादर देन गिविंग यूजलेस सजेशन सर ऐसे पढ़ा दो वैसे पढ़ा दो। आप ये बताइए रेडियो एक्टिविटी में क्या चीज़ कम समझ में आ रही है, तो मैं उसी पे और बात कर लूँगा। इसमें मैं मानता हूँ थोड़ा सा पिछला वीक कुछ हो गए थे ऐसे इश्यूज़, क्योंकि आप देखेंगे तो अप्रैल से हम रेगुलरली क्लास ले रहे हैं। इतना रेगुलरली तो क्लास एक भी छुट्टी नहीं, इतना रेगुलर क्लास तो जब यहाँ थे तब भी नहीं लेते थे, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो ही जाते हैं लाइफ में, पर्सनल भी लाइफ होती है। राइट, थोड़ा बहुत उसमें शेड्यूलिंग आगे पीछे हो गया, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लैप्स हो गया, खैर कोई नहीं। आगे पीछे क्या मतलब, वो 1-2 वर्ड्स उसमें एक्स्ट्रा बोल रखे हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा रेडियो एक्टिविटी में क्या चाहिए एग्जैक्ट, तो